ऑडियो बंद कर दीजिएगा सभी का। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन सेवा भारती के साथ मिलकर लगातार समाज को जागरूक करने का और ऐसे विषयों को उठाने का प्रयास करता है जो हमारे दिनचर्या में, हमारे डे टू डे लाइफ में महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसी क्रम में आज हमारी 198वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 197 सप्ताह से हमारी ये रात यात्रा आपके समक्ष अनवरत रूप से चल रही है, आगे भी जारी रहेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। अभी वर्तमान में देश में कुछ कानूनों में संशोधन हुआ है, उसमें आईपीसी सीआरपीसी के साथ एक बड़ा कानून मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वाला है, जिसमें कुछ संशोधन हुए और जिसको लेकर के पूरे देश में बहुत बड़ा हल्ला हुआ। ट्रांसपोर्टर से लेकर के बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ने इसमें हड़ताल किया, इसमें ऑब्जेक्शन लिया। हिट एंड रन के मामले में जो सजा बढ़ाई गई या जो प्रोविजंस दिए गए, शायद उसमें कुछ प्रोविजंस, उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट में बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। धारा 4 में मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा के बारे में जिक्र किया गया है कि किस आयु तक के बच्चे या किस आयु तक के व्यक्ति मोटर चला सकते हैं। इसी प्रकार धारा 129 में सुरक्षात्मक पहनावा, कि आपको गाड़ी चलाते समय आपको क्या वियर करना चाहिए, उसके बारे में प्रोविजन है। अप्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा वाहन चलाने की लिए 180 है, जिसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 माह तक की सजा है। इसी प्रकार धारा 199A में किशोर द्वारा किए गए अपराध मोटर व्हीकल के संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं। और 199(4) कहता है कि अगर कोई इस प्रकार का प्रोविजन करता है तो उसको 12 माह के लिए उस मोटर व्हीकल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 12 माह के लिए उसको परमिशन नहीं मिलेगी कि वो गाड़ी सड़क पर आए। तो वास्तव में मोटर व्हीकल एक्ट में बच्चों के संबंधित क्या प्रोविजंस हैं और किस प्रकार एक आम आदमी के लिए मोटर व्हीकल जाना जरूरी है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भोपाल से, श्री दिगेंद्र वशिष्ठ जी। बीएससी LLB PG DCA, आप जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और डायरेक्टर हैं वशिष्ठ लॉ क्लासेस भोपाल के। पिछले 17 वर्षों से आप वकालत कर रहे हैं और 5 वर्षों से आपने टीचिंग का काम भी चालू कर दिया, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। क्रिकेट खेलना, नए दोस्त बनाना इनकी हॉबीज हैं, हमारी भी हॉबीज शामिल है क्रिकेट खेलना। तो सर आपसे कभी मुलाकात होगी क्रिकेट फील्ड पर भी। तो आपसे निवेदन है कि आज का जो हमारा विषय है मोटर व्हीकल एक्ट एंड प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन इन इट, इस पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू दिगेंद्र वशिष्ठ सर। थैंक यू सो मच चौबे सर, आपने इतना अच्छा परिचय दिया। बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता तो नहीं हूं मैं, पर हाँ 2007 से जरूर वकालत कर रहा हूँ। 2006 में कोर्ट में आ गया था और 2007 में रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था, तो सनद आई थी मेरी। तब से लेकर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सिविल और फैमिली मैटर्स, चेक बाउंस के केसेस भी देखता हूँ। क्रिमिनल केसेस वो नहीं देखता जिनमें कि अपराधी ने वाकई में अपराध किया है। मैं अपराधी को बचाना अपना कर्तव्य नहीं समझता हूँ, इसीलिए मैं अपराधियों को नहीं बचाता। ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैं अपराधियों को नहीं बचाता। बस मैं निर्दोष की तरफ से क्रिमिनल केसेस में अपियर हो सकता हूँ। 301 सबसेक्शन 2 की एप्लीकेशन लगाकर प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर सकता हूँ और फैमिली मैटर्स देखता हूँ, सिविल केसेस देखता हूँ। चौबे जी ने थोड़ा सा एडिफिकेशन करके जरूर कहा है, लेकिन उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। जहां तक देखिए जो मुझे टॉपिक दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रोविजंस, देखिए स्पेसिफिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रोविजंस तो बहुत सारे नहीं मिलते हैं हमारे लिए मोटर व्हीकल एक्ट में। कहीं अगर कुछ ऑफेंसेस अगर होते हैं तो उन ऑफेंसेस के लिए अगर बच्चा गाड़ी चला रहा है या लाइसेंस से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो बस वही लिमिटेड चीजें हमें जुर्माने से रिलेटेड हमें मिलती है मोटर व्हीकल एक्ट में। कि मोटर व्हीकल एक्ट को यदि हम समझे अगर, तो मोटर व्हीकल एक्ट को जनरली 1980 ही समझा जाता है और लोगों को यही पता होता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ही है और उसके बाद ही सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं टिल नाउ। अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सब उसमें हुए हैं, यकीनन हुए हैं। लेकिन क्या आजादी के बाद से ही या आजादी से पहले भी गाड़ियां इंडिया में चलती थी या उनसे एक्सीडेंट होते थे, नहीं होते थे, उनके लिए क्या नियम थे? तो उसके लिए अगर हम जाने अगर,
तो मोटर व्हीकल 1914 में बना था सबसे पहले मोटर व्हीकल एक 1914 का था, और उसका नाम था इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914। 1914 के बाद चूंकि 1914 में उस तरह की गाड़ियां भी नहीं थी, उस तरह के व्हीकल्स भी नहीं थे, उस तरह की रोड ट्रांसपोर्टेशन वाला भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं था। तो फिर एक नए एक्ट की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार करके जो 1914 का जो एक्ट था, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट, उसमें कुछ सुधार करके 1939 में एक एक्ट लेकर आए। 1939 में मोटर व्हीकल्स एक्ट नाम से आया वो, द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939। वो उस समय का एक्ट नंबर 4 हुआ करता, उस समय का एक्ट नंबर 4 था 1939 वाला। तो अब आपको थोड़ा सा मैं फिर से ले जा रहा हूँ, एक दो लोग फिर दोबारा ज्वाइन किए हैं। सबसे पहला एक्ट था हमारा 1914 का, जो कि इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट कहलाता था। एंड उसके बाद कुछ रिफाइनमेंट्स के साथ 1939 में एक द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 एग्जिस्टेंस में आया, जो कि एक्ट नंबर 4 था उस समय। जब उसके बाद रेगुलरली फिर देश भी हमारा इंडिपेंडेंट हुआ तो थोड़ा सा इकोनॉमी ने भी ग्रो किया, लोगों के पास गाड़ियां आई, रोड्स भी सही हुए, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बदला, गाड़ियां बदली। तो धीरे 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 जब समय निकला, तब फिर और ज्यादा हमें एक नए एक्ट की जरूरत पड़ी। तो लेजिस्लेचर ने उसके लिए काफी प्रयास किया कि क्या क्या उसमें सुधार किए जाए। तो वर्किंग ग्रुप एक बना था उस समय, एक्चुअली वर्किंग ग्रुप 1984 में बना था, जो कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 के लिए सबमिट उन्होंने किया था। एक ड्राफ्ट का एक प्रपोजल का एक ड्राफ्ट तैयार किया था फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एक्ट। जो एग्जिस्टिंग एक्ट था उस समय 1939 का, उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया एक्ट बनाया जाए, अच्छा, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो 1988 की आधारशिला 1984 में रखी गई एक्चुअली। अच्छा, इसके बाद एक केस लॉ था, उसको अगर नोट करें, के कुनी मोहम्मद कुनी मोहम्मद वर्सेस पी.ए. अहमद कुट्टी। इन 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ सजेशंस दिए थे जी के साथ। उन्होंने कहा एक बिल पेश होना ही है, जिससे कि ये आपका 1988 वाला मोटर व्हीकल एक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ सजेशन दिए थे कि आप बिल में इन सजेशंस को भी ऐड कर लेना, जैसे has made certain suggestions to raise the limit of compensation payable as a result of motor accident in respect of death and permanent disablement in the event of there being no proof of fault on the part of the person involved in the accident, and also in hit and run motor accidents, and to remove certain disparities in the liability of the insurer to pay compensation depending upon the class or type of vehicles involved in the accident। कुल मिलाकर किस तरह का व्हीकल उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ, हिट एंड रन वाले मामलों में किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, पहले कंपनसेशन काफी कम थे, अब ज्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसे सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में दिए गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें फिर बिल में ये वाला बातें जोड़ी गई, और आफ्टर ऑल 1988 वाला मोटर व्हीकल एक्ट एग्जिस्टेंस में। अब देखिए 1988 वाला जो था 14 अक्टूबर 1988, ये हमें मिलता है, इसका एनेक्टमेंट मिलता है 14 अक्टूबर 1988। इसका 1 जुलाई 1989 से ये लागू हो गया। इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, एक होता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एक होता है डेट ऑफ एनफोर्समेंट, कि कब ये लागू हुआ। तो लागू होने वाली डेट थी इसकी 1 जुलाई 1989, एक्ट था 1988। चलिए मैं थोड़ा सा इसके कुछ सेक्शंस के बारे में आपको बता देता हूं, जो जरूरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्ट है। हमारे आधा घंटे में या 45 मिनट में या 1 घंटे में भी इसका हम 1/4 भी नहीं पढ़ पाएंगे, या 1/3 भी या हाफ भी नहीं पढ़, पॉसिबल ही नहीं है।
लेकिन कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए हम जरूर समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइवर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, क्योंकि सबसे पहले मोटर व्हीकल है तो ड्राइवर आवश्यक है, तो इसलिए सेक्शन 2 की सबसेक्शन 9 में, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई है मोटर व्हीकल एक्ट की। उसमें सबसेक्शन 9 में हमें ड्राइवर बताया गया है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो 210 में हमें लाइसेंस के बारे में बताया गया, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। इसके बाद लर्नर्स लाइसेंस, जिसको जनरली हम लोग लर्निंग लाइसेंस कहते हैं। लर्निंग लाइसेंस, देखिए अभी अपन सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में हम उन कॉमन वर्ड्स को भी जिक्र करेंगे जो जनरली यूज होते हैं। हम लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, जबकि वो लर्नर्स लाइसेंस कहलाता है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 19 में हमें वो मिलता है। इसके बाद आता है हम जब लाइसेंस बनवाते हैं तो एलएमवी का बनवाते हैं, ज्यादातर आप और हमारा सभी का एलएमवी का होता है, लाइट मोटर व्हीकल, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में बताया गया है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसा मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। एलएमवी मतलब क्या होता है, एलएमवी मतलब जैसे हम लोग बनवाते तो जरूर है, लेकिन उसका एक्चुअल क्लासिफाइड कर रखा है उसके लिए कि कितने किलोग्राम का वाहन होना चाहिए, कितने, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। ये पहले 6,000 किलोग्राम था, इसको अमेंडमेंट किया गया है 1994 में, 1994 में इसका अमेंडमेंट किया गया और उसको 7,500 कर दिया गया है। तो लाइट मोटर व्हीकल का मतलब है कि जिसका 7,500 किलोग्राम से ज्यादा वेट नहीं है, उससे कम चलेगा। 50 किलो का, 100 किलो का, 200 किलो का, 1,000 किलो का, 5,000, 7,500, ये 7,501 नहीं चलेगा, है ना। तो ये हमें लाइट मोटर व्हीकल के बारे में बताते हैं। इसके बाद देखिए, अब आती है बात मोटर टैक्सी की। मोटर टैक्सी 225 में बताया गया है। 226 में मोटर कार को डिफाइन किया गया है। मोटरसाइकिल के लिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। मोटरसाइकिल चूंकि देखिए हमने शोले मूवी देखी थी। शोले ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में वो जो बाइक मिलती है उसमें एक साइड वाली कार होती है एक। तो जनरली लोगों को कुछ जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एडीपीओ की क्लासेस भी लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ऐसे आते कि सर वो जो क्या उसको भी हम मोटरसाइकिल में कवर करेंगे क्या। तो उसको एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया है कि हाँ, वो वाली जो गाड़ी है, अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार जो कि तरकीब की जा सकती है, वो भी मोटरसाइकिल में शामिल किया गया है। उसको भी मोटरसाइकिल में शामिल किया गया है। मोटर यान, मोटर व्हीकल को सेक्शन 222 सब सेक्शन 28 में बताया गया है। इसी तरह बस के लिए 29 में है। अच्छा, ओनर वर्ड हमें मिलता है सबसेक्शन 30 में। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 30 में हमें मिलता है ओनर। ओनर का मतलब क्या है, देखिए ओनर का मतलब, ओनर से वह व्यक्ति अभिप्रेत है। ओनर मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम अ मोटर व्हीकल स्टैंड्स रजिस्टर्ड, जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर्ड है। और जहां ऐसा व्यक्ति अवेयर्स के, अगर ऐसा व्यक्ति माइनर है जिसके नाम पर मोटर व्हीकल है, जैसे आप अगर किसी बच्चे के लिए गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं तो आपने उसके नाम पर अगर गाड़ी खरीदी है, तो वहां उस अभ्यस्त का संरक्षक ओनर कहलाएगा। जो भी उसका लीगल गार्जियन है वो उसका ओनर कहलाएगा। बच्चे के नाम पर गाड़ी रहेगी, लेकिन उसके साथ में ही एज लीगल गार्जियन उनका नाम लिखा रहेगा, लीगल गार्जियन का। इसके बाद डेफिनेशन में देखिए और कुछ विशेष नहीं मिलता हमें। सेक्शन 2A में हमें मिलता है ई रिक्शा, ई कार्ट। इसके लिए मैंने आपको इसलिए सिलेक्ट किया बताने के लिए कि जनरली अब बैटरी वाली गाड़ियां चल रही हैं, देखिए सॉरी, बैटरी वाली गाड़ी चल रही है। तो ई रिक्शा जो है इसको सम्मिलित किया गया है अभी 2015 में, अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया है। ई रिक्शा, सॉरी सॉरी, ई रिक्शा और ई कार्ड के लिए जोड़ा गया है। अच्छा, अब ई रिक्शा किसको माना गया है, तो उनका कहना है तीन पहियों वाला ऐसा वाहन जो कि 4,000 वॉट से अनधिक विद्युत शक्ति का युक्त या है। मतलब 4,000 वॉट, मतलब मैं एक पॉइंट आपको छोटे छोटे इसलिए बता रहा हूँ जो कि अपन नोट कर सके। 4,000 वॉट से ऊपर का होगा तो वो ई रिक्शा नहीं कहलाएगा। मतलब ये आपका 4,000 वॉट से अनधिक, 4,000 वॉट से कम वाला जो होगा वही ई रिक्शा की कैटेगरी में आएगा।
इसके बाद देखिए आप चैप्टर 2 हम देखेंगे, सेक्शन 3 में लाइसेंस के बारे में बताया गया, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 जैसे हमारे 24 सर ने बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा के बारे में बताया गया, एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा, 18 वर्ष से कम आयु का यदि है तो। परंतु कोई भी 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात इच्छा होती है हमारा लाइसेंस बनवा दीजिए, लर्निंग लाइसेंस बनवा दीजिए, तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस एज तक का बच्चा होगा तभी लर्निंग लाइसेंस बनेगी। तो उसके लिए एज लिमिट यहाँ बताई गई है, कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, मतलब जब 16 साल का हो जाएगा उसके बाद ही किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता वाला मोटरसाइकिल चला सकेगा। धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक है व्हीकल और एक है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब लोडिंग कैरेज वगैरह, कोई ट्रक वगैरह या कोई ऐसी लोडिंग गाड़ी चलाना है, परिवहन जिससे किसी माल का परिवहन कर रहा है, वो परिवहन यान कहलाता है। उसके लिए एज कितनी दी गई, उसके लिए 20 दी गई, 20 दी गई। 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेक्शन 18 में बताया गया है, जब ठीक है सेक्शन 18 में हमें मिलता है कोई गाड़ियां, डिफेंस में अगर कोई गाड़ी चला रहा है वहां पर एज उन्होंने 18 करी है, बस इतना ध्यान रखिए। सेक्शन 18 जब हम आगे देखेंगे, सेक्शन 18 में केंद्रीय सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के बारे में बताया गया है। ऐसा जो कि जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स। अब ये किसके लिए 18 ईयर्स, मतलब यहाँ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के लिए कि 18 ईयर्स है या 20 ईयर्स है परिवहन यान के लिए। भाई रक्षा में तो डिफेंस में तो परिवहन यान भी चला रहे हैं वो लोग, तो वहां पर 20 नहीं होगा, वहां पर फिर 18 होगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं वो और डिफेंस से रिलेटेड है। तो बस यही सेक्शन 18 के अधीन रहने को बोला गया। अब हम फिर आगे आ जाते हैं सेक्शन 4 पर। तो सेक्शन 4 में हमें दो चीजें बताई गई है कि आपको अगर लर्नर लाइसेंस लेना है तो उसके लिए 18 ईयर्स की एज, सॉरी यहाँ पर उसके लिए 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद, 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद वो लर्नर्स लाइसेंस वाली बात हमें मिलती है। 50 सीसी से अनधिक इंजन वाली गाड़ी होना चाहिए, 50 सीसी से ज्यादा भी नहीं चला सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद सबसेक्शन 2 हमें बताई गई है कि अगर किसी के लिए लाइसेंस अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लेना है तो फिर वो 18 नहीं, फिर वो 20 ईयर्स आएगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए। है दोबारा यहाँ पर आपके इसमें के 18 के उपबंधों के अधीन रहना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर गाड़ी है जो डिफेंस में अगर चल रही है कोई गाड़ी, तो वहां पर 20 की जगह 18 भी माना जाए। इसके बाद हमें बता रहे हैं कि क्या क्या निबंधन है इसके। सेक्शन 6 में हमें मिलते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। देखिए जनरली क्या होता है कि किसी को लगता है हम आरसी किसी को दे दें अपनी गाड़ी की, उसको लेकर चला जाए अपनी गाड़ी कहीं पर भी, तो ये तो चलेगा। लेकिन आप अगर सोचें अपना लाइसेंस किसी को दे दें और वो उस लाइसेंस को लेकर गाड़ी लेकर चला जाए आपके घर से या आप उसे दे दे, तो ये नहीं है। ये सेक्शन 6 में रेस्ट्रिक्ट किया गया है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षा अनुज्ञप्ति का धारक अन्य किसी व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा, ये इसमें क्लियरली मेंशन हमें मिलता है 6 में। 8 में लर्नर्स लाइसेंस को ग्रांटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंस वाली बात हमें मिलती है। इसके बाद देखिए ड्राइविंग लाइसेंस को दिए जाने वाली बात हमें सेक्शन 9 में मिलती है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो कि वर्बली बस आप थोड़ा सा भी दिमाग में रखें तो चलेगा। सेक्शन 10 हमें जो लाइसेंस है उसका फॉर्म क्या रहता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये हमें मिलता है। लाइसेंस में क्या रहता है कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल है, गियर वाली मोटरसाइकिल है, हल्का मोटर यान है या रूपांतरित यान है, परिवहन यान है, रोड रोलर है, क्या है, वो सब चीजें उसमें लिखी रहती है लाइसेंस में क्लियरली। तो ये जो लिखे होने वाली बातें हमें कहाँ मिलती है, सेक्शन 10 में मिलती है। इसके बाद क्या उसमें एडिफिकेशन किया जा सकता है, लाइसेंस एक बार बन चुका है, हाँ, once the license has been granted by the government, तो क्या उसमें एडिफिकेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सेक्शन 11 के अंतर्गत एडिफिकेशन भी हो सकता है। अपने लाइसेंस को आप अपने लाइसेंस को LMV से परिवहन यान में भी चेंज करवा सकते हैं, आप उसमें ऐड करवा सकते हैं रोड रूल्स में, ये इस तरह से एडिफिकेशन किए जा सकते हैं सेक्शन 11 के अंतर्गत। 12 में हमें मिलता है
ड्राइविंग स्कूल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसके बाद सेक्शन 15 का जो लाइसेंस हमें दिया गया है उसका रिन्यूअल किया जा सकता है। हाँ, उसका रिन्यूअल होता है लाइसेंस का। अगर आपका लाइसेंस 25 साल के लिए या 20 साल के लिए दिया गया है, जब उसकी डेट आने वाली होती है, आप जनरली उसके लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर ही देते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, सेक्शन 15 में क्लियरली बताया गया है कि कोई भी अनुज्ञापन अधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति को जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई हो उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकरण कर सकेगा। मतलब समाप्ति की तारीख जैसे अपन माने 14 अप्रैल 2024 को कोई लाइसेंस का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब बता रहा है कि इस दशा में, परंतु ऐसी दशा में जिसमें कि चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से या तो 1 वर्ष के पूर्व या उसकी समाप्ति की तारीख के पश्चात 1 वर्ष के भीतर, आप 1 साल पहले भी दे सकते हैं आवेदन, या फिर उसके 1 साल के अंदर अंदर भी दे सकते हैं। जैसे 14 अप्रैल 2024 को आपका लाइसेंस खत्म हो रहा है, तो उसके भीतर उसकी समाप्ति तारीख के पश्चात 1 वर्ष के भीतर, 1 साल के अंदर अंदर आप अपना लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन दे सकते हैं। किया गया है चालन अनुज्ञप्ति उसके नवीनीकरण की तारीख से नवीकृत हो जाएगी, जो भी उसकी डेट है। सॉरी, आप जो भी डेट, आप जिस भी डेट को आवेदन दे रहे हैं, आपका रिन्यूअल होगा जिस डेट से आपका लाइसेंस खत्म हो रहा है, उस डेट से ही आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर अगर 1 वर्ष के पश्चात अगर आप आवेदन देते हैं, तो जैसे 14 अप्रैल 2024 के बाद आप अगर 14 अप्रैल 15 अप्रैल 2025 को आवेदन दे रहे हैं रिन्यूअल के लिए, आवेदन तो दे सकते हैं देखिए, लेकिन आपको प्रॉपर एंड जस्ट रीजन बताना पड़ेगा कि आपका 1 साल का ये डिले हो कैसे, 1 साल का डिले कैसे हो गया। उसके बाद अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है तो वो अलाउ भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिसअलाउ करते हैं। ये हमें मिलता है सेक्शन 15 के अंतर्गत। अच्छा, इसके बाद अगर उन्होंने डिसअलाउ कर दिया आपका, तो फिर कहाँ करोगे? तो उसके लिए भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहती है, जो भी बात प्राधिकारी का उन्होंने बताया हुआ, वहां पर आप 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं। ये प्रोविजन हमें मिलता है सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट में। इसके बाद देखिए आप सेक्शन 18 पहले बता ही लिया, सेक्शन 4 के साथ अपन ने 18 देख लिया है। सेक्शन 20 में बता रहे हैं न्यायालय की निर्हित करने की शक्ति क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए जिसके करने में मोटे आयन का उपयोग किया गया था, दोष सिद्ध किया गया है, किसी व्यक्ति को अगर दोष सिद्ध किया गया, उसने उस गाड़ी का उपयोग किया है वहां पर, तो फिर ये कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसके लिए जो भी सजा होगी, उन्होंने अगर किसी का एक्सीडेंट किया, किसी को मार दिया है गाड़ी से और इससे हो गया है कि उन्होंने अपराध किया है, तो फिर उस अपराध की जो सजा है वो तो मिलेगी मिलेगी अकॉर्डिंग टू आईपीसी। अभी तो आईपीसी है तो आईपीसी से ही मिलेगी, आईपीसी के अकॉर्डिंग जो भी अपराध है वो मिलेगी। इसके साथ में ही सेक्शन 20 बताती है कि उसके लाइसेंस को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यह हमें मिलता है सेक्शन 20 में। इसके बाद देखिए और एक्ट में देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रावधान दिए गए, लेकिन हम कुछ विशेष अगर देखें तो मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण वाली बात, रजिस्ट्रेशन हमें चैप्टर 4 में मिलता है। चैप्टर 4 में सेक्शन 39 ये कहता है रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए गाड़ी का। अच्छा, क्या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो सकता है गाड़ी का? देखिए, शोरूम से गाड़ी लेकर आते हैं तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? सेक्शन 43 के अंतर्गत। 43 ऑफ द एक्ट डील्स विद टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कितने समय तक के लिए किया जाता है? छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि दिमाग में फ्रीज होते हैं। 1 मंथ के लिए होता है, ध्यान रखिए। जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो 1 महीने तक के लिए होता है और उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह भी जारी किया जाता है। सेक्शन 44 हमें बताती है रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना। लेकिन अब डीलर हमें गाड़ी दे रहा है, तो डीलर अपनी गाड़ी वहां से ऑफिस तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए यहाँ मेंशन है सेक्शन 44 में कि उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो श्रीमती केंद्रीय सरकार द्वारा भेद की जाए, किसी प्राधिकरण डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। मतलब डीलर जो है गाड़ी आपको दे रहा है, उनसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हमें दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी को वहां लेकर जाए रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 46 बता रहा है रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता। ऑल ओवर इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वैलिड रहता है, आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन
अब अगर थोड़ा ज्यादा टाइम अपनी गाड़ी रखे हुए किसी राज्य में, भाई आप कहीं घूमने अगर जाओगे, मैं अगर यहाँ से कुल्लू मनाली जाऊंगा अपनी गाड़ी से, तो 5 दिन के लिए जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए। लेकिन अगर मैं ज्यादा समय के लिए जाऊंगा तो हमें सेक्शन 47 मिलती है, दूसरे राज्यों को ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना। इसमें एक लिमिटेशन दिया गया है कि जब कोई मोटरयान when a motor vehicle registered in one state has been kept in another state, इसको किसी दूसरे राज्य में रखा जाता है या आप ले जा रहे हैं, रखा जाता है या ले जा रहे हैं, बात बराबर है। फॉर पीरियड एक्सीडिंग 12 months, यहाँ पर हमें ये मिलता है कि 12 महीने से ज्यादा, अगर हमने 12 मंथ से ज्यादा वहां रख लिया, तो उस यान का स्वामी नया राष्ट्रीयकरण चिन्ह दिए जाने के लिए इस अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो उसके लिए आवेदन करेगा वहां पर कि साहब क्योंकि अब मैं ज्यादा समय तक, या मेरा मन कर रहा है कुल्लू मनाली में सेटल होने का, तो यहीं रहूंगा, 12 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, या मैं रहूंगा, मुझे मालूम है, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे दे दीजिए। तो वो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जैसे हिमाचल का है वहां पर, तो हिमाचल की गाड़ी का नंबर हिमाचल वाला नंबर आ जाएगा। ये हमें मिलता है सेक्शन 47 में। इसके बाद आता है, देखिए, तो समझने वाली और चीज हमें मिलती है कि क्या मोटरयान जो व्हीकल है उसमें परिवर्तन कर सकता है, कोई अल्टर कर सकता है। तो देखिए, जैसे अपन देखते हैं हमें जिसको हम मॉडिफाइड व्हीकल्स कहते हैं जिनके लिए, है ना, आप देखते हैं कोई किसी ने गाड़ी ली है और उसको उसने मॉडिफाई करा लिया है, तो क्या वो उसमें ऐसा हो सकता है। तो ये में सेक्शन 52 ये कहती है कि मोटर स्वामी यान में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा जिससे रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों से भिन्न हो। जो इसके रजिस्ट्रेशन में पर्टिकुलर्स दिए गए उससे भिन्न नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर्स क्या दिए गए कि भाई इंजन की कैपेसिटी जैसे 1500 सीसी का तो 1497 सीसी लिखा हुआ, उसमें चेंजेस नहीं करो कि आपकी गाड़ी का उसमें आपने उसका इंजन की कैपेसिटी बढ़वा ली, ऐसा नहीं कर सकते। जो विनिर्माता द्वारा मूल रूप से विनिर्दिष्ट की गई हो, उसमें चेसिस नंबर जो डाला है आपने उसको चेंज नहीं, वो भी नहीं कर सकते, है ना। परंतु जहां मोटरयान का स्वामी भिन्न प्रकार के ईंधन या ऊर्जा के स्रोत से, जिसके अंतर्गत बैटरी, संपीड़क, सीएनजी जो है वो, सौर शक्ति, एलपीजी से रिलेटेड जो गैस किट वगैरह लगवा लेते हैं, वो आप कर सकते हो। उसके लिए इसमें दिया गया है कोई अन्य ईंधन या ऊर्जा का कोई भी स्रोत भी है प्रचलन को सुकृत बनाने के आशय से मोटरयान के इंजन का या उसके किसी भाग में उपांतरण संपरिवर्तन लगाकर कर सकता है। वह ऐसा उपांतरण ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जो भी प्रिस्क्राइब किए जाए। मतलब आप देखिए अल्ट्रामेटिक को, तो ये नहीं कि आपने उसका पूरा मूल ढांचा ही बदल दिया, उसका चेसिस नंबर आपने चेंज कर दिया, आपने उसका इंजन की कैपेसिटी बढ़ा दी, नहीं, उसको ऊपर से थोड़ा जो चेंज कर सकते हैं, कुछ उसका कलर चेंज कर रहे हैं अपन, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि आपको उसको आप उसका आपने इंजन की कैपेसिटी बढ़ा दी। हाँ, इतना है, उसका आप उसका ईंधन का टाइप चेंज कर सकते हैं, पेट्रोल से चल रही है तो उसको आप एलपीजी से चला सकते हैं, किट लगवा सकते हैं। ये हमें मिलता है सेक्शन 52 में। इसके बाद अगर कुछ सेक्शन और देखी जाए तो देखिए, मंझली गाड़ी से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड में नहीं मिलते हैं प्रावधान, तो इसलिए उनको मैंने छोड़ ही दिया है। यातायात का नियंत्रण से पहले एक चीज हम समझे कि भाई सेक्शन 94 क्या है। सेक्शन 94 के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन यहाँ पर बताया गया है, बार ऑन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। लेकिन किस बात के लिए, इस बात के लिए कि किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अंतर्गत परमिट जो दिया जाने से संबंधित कोई भी प्रश्न वगैरह को अब को निर्धारण करना है। कोई बोले साहब आप हमें परमिट क्यों नहीं दे रहे हो, हमें तो मिलना चाहिए, इसके उन्होंने कोर्ट में सिविल केस लगा दिया, है ना। तो उस केस अब कोई लगा तो सकता है, देखिए मैं एज ए सिविल लॉयर आपको बता रहा हूँ, सिविल केस कोई भी किसी भी मैटर पे लगा देता है, सॉरी। लेकिन लेकिन में जहां पर ये स्पेसिफिक मेंशन है इस मामले में सिविल कोर्ट को बात करा गया है, तो वहां पर ये एप्लीकेशन लगाई जाती है कि सर जी इन्होंने दावा तो लगा दिया। एक वहां पे एप्लीकेशन लगती है ऑर्डर 7 रूल 11 की, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगती है सीपीसी की। ये सर देखिए बार्ड बाय द लॉ है, ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा, आप में से जो लॉयर है उन्होंने देखा होगा बार्ड बाय द लॉ। तो बार्ड बाय द लॉ है तो लॉ कौन सा लॉ है, तो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड अगर कोई दावा आया है, उसमें परमिट से रिलेटेड अगर कोई बात आई है, तो उसमें आप सेक्शन 94 के साथ लगा दीजिए, रीडेबल बेस
सेक्शन 94 मोटर व्हीकल एक्ट। ऐसे करके आप एप्लीकेशन लगाइए, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आप अगर इससे परमिट से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसको सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, उसको बार किया गया है। इसके बाद गति सीमा हमें बताई गई है यातायात का नियंत्रण चैप्टर 8 हमें मिलता है 112 में। देखिए आधा घंटे में अपना आधा एक्ट हो गया है, अब आधा घंटे में बाकी पूरा भी हो जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है। 112 जो है, देखिए सेक्शन 112 गति सीमा के बारे में बताइए, लिमिट्स ऑफ स्पीड बताइए। हर जगह देखिए अपन देखते हैं हाईवे पे देखते हैं उन्होंने बोला 80 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो लिमिट बताएगी कौन सी सेक्शन में मिलती है, 112 में मिलती है हमें, कि आप सब उससे ज्यादा गाड़ी नहीं चलाएंगे, अगर उससे ज्यादा गाड़ी तेज चलाएंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इसके बाद पार्किंग प्लेसेस हम लोग बोलते हैं आप, लेकिन हमें किस सेक्शन में ये पता होना चाहिए, 117 में हमें मिलता है। 17 मतलब खतरा, अपन कह सकते हैं कि भाई यहाँ गाड़ी लगाई तो खतरा है आपके लिए, तो 117 इस तरह याद रखी जा सकती है। सेक्शन 117 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट पार्किंग प्लेसेस के बारे में बताती है। हॉल्टिंग स्टेशंस के बारे में भी हमें मिलता है, अपन हाईवे पे देखते हैं तो वहां पे हॉल्टिंग स्टेशन को ड्राइवर वगैरह या ओनर वगैरह थक जाते हैं तो आप वहां पे होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं। 117 के बाद 122 से कहती है कि आप अपनी गाड़ी को खतरनाक स्थिति में नहीं छोड़ सकते हैं, सेक्शन 122 इसके डील करती है। 127 से कहती है कि सार्वजनिक स्थान पर परतते अकेला छोड़े गए मोटर यानों को हटाया जाना, टो करके ले जाना। देखिए हम देखते हैं हम अपनी गाड़ी कहीं ऐसी जगह खड़ी कर देते हैं और वो गाड़ी टो करके ले जाते हैं, तो ऐसा उनको पावर है। सेक्शन 127 में हमें ये मिलता है कि ये अच्छा, इसके लिए उन्हें टोइंग चार्जेस वगैरह भी देना पड़ते हैं, ये भी हमें इसके सबसेक्शन 3 में मिलता है। सबसेक्शन 3 में मिलता है कि आपके लिए उसको अनुकर्षण चार्जेस वगैरह जो है वो देना पड़ते हैं। इसके बाद देखिए आप ड्राइवर और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय, ये हमें मिलता है सेक्शन 128 में। अच्छा, क्या सुरक्षा उपाय, दो पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, मतलब वो टू व्हीलर पे दो लोग ही रहेंगे। ये वाली बात हमें कहाँ मिलती है, 128 में मिलती है। और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपाय से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठा कर ही ले जाएगा, अन्यथा नहीं ले जाएगा। केंद्रीय सरकार सबसेक्शन 1 के उल्लेखित सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त दो पहिया मोटरसाइकिल और उनकी पिछली सवारियों के लिए अन्य सुरक्षा उपाय विहित कर सकेगी। तो सारे उपाय विहित कर चुके हैं कि भैया हेलमेट आप भी लगाइए और पिछली सवारी के लिए भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, अब बस फाइन देना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं तो जनरली अपन ही अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम ही हेलमेट लगाते हैं, पीछे वाले हेलमेट नहीं लगाते हैं। अच्छा, हेलमेट के लिए एक चीज हमें मिलती है, सेक्शन 129 में मिलती है कि भाई 4 साल से ऊपर का बच्चा है, ये भी इसमें देखना है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 4 वर्ष से अधिक है और जो किसी बड़े या डिफरेंट की मोटरसाइकिल चालन उसकी सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है, तो उसके लिए भी ये पहनावा पहनना पड़ेगा। सिर का पहनावा एक्ट में बोला है, अपन उसे हेलमेट कहते हैं, तो हेलमेट उसे पहनना पड़ेगा। 4 साल से ऊपर का बच्चा है, मतलब आप 5-6 साल के बच्चे को ले जा रहे हो और पुलिस वाला आपको रोक रहा है, तो ये कह के बच ही नहीं सकते कि सर बच्चा छोटा है, भी इसको थोड़ी हेलमेट पहनाएंगे। वो आपको, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो आपको बता देगा कि 4 साल से ऊपर का बच्चा है आपका, ठीक है, ये 7 साल का बच्चा है, इसके लिए आपको फिर फाइन देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी कुछ चीजें नोटेड है, आप नोट कर सकते हैं। 4 साल उसके लिए लिमिटेशन दी गई है। अच्छा, आप कोई सिख अगर है तो सिख है तो वो तो वैसे बेचारे पगड़ी पहनते हो, तो पगड़ी वाले कैसे उसके ऊपर हेलमेट पहन सकते, तो नहीं पहन सकते। तो सिख व्यक्ति से पुलिस वाला मान भी नहीं सकता फाइन के साथ, आपने नहीं पहना है हेलमेट तो फिर आप फाइन दीजिए। ये चीज हमें सेक्शन 129 में मिलती है। इसके बाद बता रहे हैं कि भाई आपसे पुलिस वाला बोल रहा है वर्दी पहना हुआ है, बोल रहा है 130 में आपका कर्तव्य है कि आपको उसे लाइसेंस दिखाना है। सेक्शन 130 हमें ये मिलती है कि आपको लाइसेंस का प्रोडक्शन करना है, जो भी दस्तावेज आपसे मांगा जाए, आरसी मांगा जाए तो आरसी दिखाइए। इसके बाद अब आता है चैप्टर 11। चैप्टर 11 से पहले आप में से जो भी प्रैक्टिस करता है आपको पता होगा चैप्टर 10 हुआ करता था। चैप्टर 10 जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते थे। लता बाधवा वाला केस जो है काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि उसे हटा दिया गया है तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11। पूरा चैप्टर 10 को हटा दिया गया है।
चैप्टर 11 हमें मिलता है, देखिए मोटर यानों पर पर व्यक्ति जोखिम के विरुद्ध बीमा, इंश्योरेंस से रिलेटेड बातें हमें कुछ मिलती है, जो थोड़ी सी 2-4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंश्योरेंस में तो देखिए बीमा प्रमाण पत्र जारी करती है बीमा कंपनी, बीमा प्राधिकरण, बीमा करता जो है वो हिट एंड रन वाला मामले के लिए भी इसमें परिभाषित किया गया है 145D में। 145D में हिट एंड रन मोटर दुर्घटना शब्द को परिभाषित किया गया है। अच्छा, क्या इसमें एक क्वेश्चन आया था मुझे जहां तक याद आता है कि क्या क्या घोर उपहति को मोटर व्हीकल एक्ट में परिभाषित किया गया है? तो उसका आंसर आता है हाँ, किया गया है। इसको 145C में परिभाषित किया गया है, लेकिन वहां पर यही कहा गया है कि उसका मीनिंग वही होगा, सेम ग्रीवियस हर्ट शेल have the same meaning as assigned to it in section 320 of IPC। अब जनरली घोरोपति तो हमें आईपीसी में मिलता है 320 में, उपहति 19 में मिलता है, 319 में हर्ट, और घोरोपति 320 में मिलता है। इससे रिलेटेड फिर सेक्शन शुरू हो जाती है 321, 322, 324, 325, 26, 27, सारी सेक्शन उससे रिलेटेड आ जाती है उपहति और घोरोपति से। तो देखिए अभी घोरोपति क्या मोटर व्हीकल एक्ट में परिभाषित किया गया? हाँ किया है। वो कहाँ किया गया? 145C में किया है। ठीक, इसके बाद आती है पर पक्षकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में हम कहते हैं, तो वो हमें कहाँ मिलता है? 146 में मिलता है। 146 में हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सिवाय किसी यात्री के रूप में जब किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आप अपना क्या कहते हैं, ये इंश्योरेंस हुआ, आरसी हुआ, ये किसी को दे सकते हो, आप उससे उसका यूज करवा सकते हो कि ठीक है भैया आप, लेकिन आप अपना लाइसेंस नहीं कर सकते कि अपना डीएल किसी को दे दो। आपने अपना डीएल निकाल के लो भैया ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ और कोई अगर पुलिस वाला मिले तो उसे दिखा देना, ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें रेस्ट्रिक्शन किया गया है। सेक्शन 146 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमें 157 भी देख सकते हैं अपन, बीमा के प्रमाण। जैसे आपने बीमा करवाया ना, अपनी गाड़ी का आपने बीमा करवाया क्या? अच्छा, उसका बीमे के भी पूरा साल हुआ नहीं है, इन द मीन वाइल वो गाड़ी किसी को बेच रहे हो आप, तो फिर आपका क्या वो बीमा का अंतरण हो सकता है। सेक्शन 157 डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब आपका जो बीमा है वो आप उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और वो व्यक्ति फिर वो सारे प्रोविजंस पर उस पर लागू होंगे। ठीक, लेकिन उसके लिए स्थानांतरण जो उसका हुआ है, आपका ट्रांसफर जो हुआ गाड़ी का, वो वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आता है 157 का 159 भी ठीक है, एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो फिर पुलिस अधिकारी अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए आसानी से कोई काम हो जाए तो उसको ऐसे प्रारूप और रीति में 3 माह के भीतर, 3 महीने के भीतर वाली बात हमें बताई गई है, और ऐसी विशिष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, पर मान लेते हैं 14 अप्रैल 2024 को एक एक्सीडेंट हो गया, किसी ने जानकारी दी फोन पर 100 नंबर डायल करके कि सर एक एक्सीडेंट हो गया, आके देख जाइए, तो वो वहां पर आके देखते हैं और देखने के बाद 3 महीने रहते हैं उनके पास मैक्सिमम, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे दावा अधिकरण, जो क्लेम ट्रिब्यूनल जो होते हैं जहां पर केसेस लगते हैं, क्लेम केसेस और ऐसे अन्य अधिकरण जो भी प्रेस्क्राइब किया जाए वहां पे प्रस्तुत करेगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो ये करेंगे। अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके परिवार का कोई सदस्य है तो फिर 66 के अंतर्गत आवेदन पेश करते हैं क्लेम ट्रिब्यूनल के अंतर्गत। इसके लिए भी अभी मैं अगला पॉइंट आने वाला है उसके लिए बताता हूं मैं। देखिए, अच्छा इससे पहले 161 अपन देखते हैं हिट एंड रन वाले मामले में। हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना में प्रतिकार के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं 161, सेक्शन वाइज ही पूछा जाता है, एडीपीओ में तो अधिकतर सेक्शन वाइज ही आता है। ये स्वर्णिम काल के लिए स्कीम हमें बताई गई है 162 में। स्वर्णिम काल क्या होता है, गोल्डन और क्या होता है? देखिए अगर हम थोड़ा पीछे जाए अगर दोबारा सेक्शन 2 की डेफिनेशंस में, तो सेक्शन 2 के डेफिनेशन में हमें गोल्डन ऑर्स मिलता है। गोल्डन ऑर मतलब क्या होता है? स्वर्णिम काल कहते हैं, देखिए स्वर्णिम गोल्डन ऑर, स्वर्णिम घंटी किसको कहते हैं? 12 क में हमें मिलता है, 12 क में
स्वर्णिम घंटे से अभिघात पश्चात 1 घंटे तक रहने वाला कालावधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान तुरंत चिकित्सक देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना है। मतलब ये अमेंडमेंट किया गया है एक्चुअली। स्वर्णिम काल के दौरान क्या होता है, देखिए जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपको होगे, रास्ते में कहीं अगर मर गया तो पूछताछ करेगी, आप ही परेशान होगे। ये सब चीजों के लिए स्वर्णिम काल वाला ये वाला प्रावधान रखा गया। उसकी स्कीम वाली बात हमें मिलती है सेक्शन 162 में कि ऐसा नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु निवारित की जा सकती है, आप उसे हॉस्पिटल छोड़कर आइए। सेक्शन 162 में वो स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। इसके बाद देखिए 164 बी मोटर दुर्घटना निधि, ठीक है चलिए वो उसी के बारे में है 164 बी। इसके बाद आता है दावा अधिकरण। दावा अधिकरण क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ये हमें पता होना चाहिए। दावा अधिकरण किस में मिलता है, तो चैप्टर 10 में मिलता है ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में, 165 में दावा अधिकरण को बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि एक सेंट्रल एक्ट है, क्योंकि इट्स सेंट्रल है, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार हमें यहाँ पे मिलता है। कुछ लोग गलती से केंद्रीय सरकार पर टिक लगा देते हैं, राज्य सरकार हमें मिलता है दावा अधिकरण के लिए। राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा इसके अधिक मोटर दुर्घटना दावाधिकरण, जिनमें संज्ञा में इसके पश्चात दावाधिकरण कहा गया है, ऐसे क्षेत्र के लिए जहां पर दुर्घटनाओं के बाबत प्रतिकर के दावों के न्याय निर्णय के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी। मतलब कुल मिलाकर राज्य अधिकरण का गठन कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा करके 4 ऑप्शन आपके। राज्य सरकार हमें ध्यान रखना है, राज्य सरकार दावा अधिकरण का गठन करती है। ठीक, अब यहाँ पर दावा सदस्यों से मिलकर बनेगा, राज्य सरकार, ठीक समझे। और जहां 2 या 2 से अधिक सदस्यों से मिलकर बना है, वह उनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। प्रतिकर के लिए आवेदन, सेक्शन 166 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। इसी के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में अब वो देखिए जिसने एक्सीडेंट किया है उसके विरुद्ध क्रिमिनल केस चलेगा। अगर डेथ हो गई है तो 304 बीबी लगेगा, 279 तो लगेगा ही, 304 बीबी लगेगा। अब उसका क्रिमिनल केस अलग से चल ही रहा है, ठीक है। अब वो क्रिमिनल केस चलने के साथ क्लेम केस भी लगाया जाता है कंपनसेशन के लिए, काहे के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, कि सब जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए सब उस पर जो आश्रित है, डिपेंडेंट है, अब उनका खर्चा कैसे चलेगा, वो अर्निंग मेंबर था जिसकी डेथ हो गई, तो भी डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा, इसके द्वारा के साथ कितना उसकी कैसा क्या, उसके अनुसार उसके कुछ केस लॉज है, मैं आपको अभी नोट करवाऊंगा। अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट केसेज है। सरला वर्मा को जब तक नहीं इसमें कहा जाए तब तक मोटर व्हीकल एक्ट अधूरा है। सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन वाला केस, तो मोस्ट इंपोर्टेंट केस वो वाला है। चलिए 166 के लिए मैं आपको एक पॉइंट और नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये तो अपन ने समझ लिया है कि आवेदन दिया जाता है इसके अंतर्गत। अच्छा, लेकिन पहले क्या था और अब क्या है। पहले क्या था कि पहले 166 का आवेदन कहीं भी पेश कर दिया जाए, दिगेंद्र सर, लिमिटेशन नहीं थी। 10 मिनट में बाइंड अप करिएगा, समय भी है अपना। जी जी सर बस मुश्किल से, हाँ बिल्कुल सही, 10 मिनट में बाइंडिंग करता हूँ। 166 के लिए आवेदन जो है पहले कभी भी दिया जा सकता, कभी भी, 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर बाद में दिक्कतें आई बाद में, तो उसके लिए उन्होंने अमेंड कर दिया है। 166 3 सेक्शन आ गई है कि प्रतिकर के लिए कोई भी आवेदन प्रगति ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना के होने से 6 माह के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो। रेज्ड हैंड, हाँ बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे हैं लक्ष्मण मालाकर जी। सर, बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, आप कंटिन्यू करिए जी। चलिए ठीक है सर, ठीक है। सेक्शन 166 के सबसेक्शन 3 में संशोधन किया गया है। ये संशोधन आया है आपका, ये संशोधन आया है 2019 वाला जो एक्ट था ये वाला, और प्रभावी जो हुआ है 25 फरवरी 2022 से, अभी 2 साल पहले ही हुआ है। ये 2 साल पहले अमेंडमेंट हुआ है कि 6 महीने की लिमिटेशन है आपके पास। मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट होने के बाद आप कभी भी कंपनसेशन की आपके पास 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आवेदन लगाइए, नहीं तो फिर आपका आवेदन मान्य नहीं है। इसके बाद बताया 168 के अंतर्गत अवार्ड पारित किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। इसमें फिर अब अपराध वाली जो चीज हमें मिलती है, ऑफेंसेस, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर,
तो जहां पर इस सेक्शन 177 ने डील करती है, डील्स विद की अगर कहीं पे भी कोई किसी के लिए पेनाल्टी नहीं है, तो फिर जहां पर भी किसी भी अपराध, कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए इस एक्ट में पेनाल्टी नहीं दी गई है, फाइन वगैरह कोई नहीं बताया गया, तो फिर कितना लगेगा? तो बता रहे हैं जहां पर कोई शास्ति उल्लंघित नहीं है, वहां पर फर्स्ट ऑफेंस के लिए 500 रुपए तक हो सकेगा, और सेकेंड या उसके बाद वालों के लिए 1000 रुपए तक का, 1500 रुपए, 1500 रुपए तक का हो सकता है, उसके बाद अगर आप दोबारा करते हो तो। अब जहां पर है फिर तो वो तो उतना ही पे करना पड़ेगा जितना का लिखा हुआ है। जैसे कि आपका 180 है, 180 अपराधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। जो अपराधिकृत, जो कोई किसी मोटर यान की स्वामी या वारसा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से जो 3 या 4 के मुद्दे की पूर्ति नहीं करता है, यान चलवाएगा, चलाने देगा, तो कारावास से जिसकी अवधि 3 महीने तक की हो सकेगी, या 5,000 रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से दंड नहीं होगा। तो यहाँ पर तो भैया 5,000 स्पेसिफिकली मेंशन है ना, तो इसलिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन सेक्शन 177 ये कहती है कि जहां पर इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध हो रहा है और उसके लिए प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर आप प्रथम अपराध पे 500 रुपए का जुर्माना है, और उसके बाद वाले पर 1500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा उसके लिए। 181 के बाद 180 के बाद 182 अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध के बारे में बताया गया है। 183 में बताया गया अत्यधिक गति से गाड़ी चला रहे हो आप, वो तेज गाड़ी चला रहे हो तो जुर्माना देना पड़ेगा उसके लिए, वो 183 में मिलता है। इसके बाद 184 खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं आप। 185 हमें खतरनाक तरीका क्या होता है, देखिए, लाल बत्ती आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, स्टॉप लाइट को तोड़ दिया, उसका उल्लंघन किया, गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्त मतलब मोबाइल का यूज करना, हाथ में रखी संसूचना युक्त मतलब मोबाइल वगैरह जो भी आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये आपका खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना कहलाता है। अत्यधिक गति मतलब जहां पर 60 की स्पीड है, आप वहां पर 70-80 की स्पीड, 100 की स्पीड चला रहे हो, गली के अंदर आप 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ये खतरनाक, ये आपका अत्यधिक गति से गाड़ी चलाना होता है। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना आपका 184 में बताया गया है। इसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना 185 में, 185 के बाद दौड़ और गति का मुकाबला में रेसिंग करते हैं। तो किसी लोगों को कभी कभी कोई ऐसे कुछ लोग प्रोवोक भी करते हैं जानबूझकर, लेकिन अपन को ऐसा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि उसके लिए प्रावधान है, 189 में ये प्रावधान है कि अगर आप गाड़ी जो है रेसिंग कर रहे हो अगर गाड़ी की, तो 3 महीने तक की सजा हो सकती है, ध्यान रखिए, 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और उसके बाद अगर ऐसा कर रहे हो, दोबारा कर रहे हो, एक भी सजा नहीं, तो फिर वो 3 महीने की 1 साल तक की हो सकती है, और फाइन आपका 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग, गाड़ी कंडीशन खराब है, उसका उपयोग कर रहे हो, तो फिर उसमें तो फिर हो सकता है ब्रेक खराब हो जाए। कुछ समय पहले देखिए, 7-8 साल पहले की घटना है, यहीं पर हमारे रॉयल मार्केट में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, 8-10 लोगों की डेथ हो गई थी वहां पर। तो ये खतरनाक गाड़ी का उपयोग किया था, इसलिए ऐसा था। इसके बाद हमें कुछ चीजें मिलती है, देखिए, सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों को बैठाना, ये आपकी 194 बी, ये आपकी जुवेनाइल से रिलेटेड हो जाती है। यूज ऑफ सेफ्टी बेल्ट एंड दैट सीटिंग ऑफ चिल्ड्रन, जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटरयान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा। परंतु राज्य सरकार के ऐसे परिवहन यानों को जो खड़े हुए यात्रियों को वहन करते हैं, या परिवहन यानों के अंतर्गत अन्य विशिष्ट वर्गों को राजपत्र में सूचना द्वारा इस उपधारा के लागू होने से अवर्जित कर सकेगी। तो भाई जहां पर ऐसा है कि जैसे ये आपकी रेड बस है, इंदौर में आई बस है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर अब उनको वो बाकायदा हैंडल्स दिए खड़े होने के लिए, तो फिर ऐसा खड़े में तो सीट लगा नहीं सकते, तो इसलिए उनको फिर अब वर्जित कर रहे हैं कि आप ऐसा, ठीक है, वहां जरूरी नहीं है सीट बेल्ट लगाना। जो कोई किसी ऐसे मोटरयान को चलाता है या चलवाता है, ये चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, और जो सुरक्षा बेल्ट है किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, तो उसे 1,000 रुपए के जुर्माने से वो दंडनीय होगा। 194C, मोटरसाइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा, वही वाली बात कि भाई पिछली सवारी को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए पेनाल्टी, हेलमेट अगर नहीं पहनेंगे तो कितनी पेनाल्टी है, यह हमें 194D में मिलता है, 1,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, ध्यान रखिए।
तो इससे अच्छा क्या ना वो ट्रैफिक वाले को 100 रुपए दे दो तो ज्यादा अच्छा है। ये मैं आपके लिए सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन करते सब ऐसा ही है, क्योंकि देखिए कानून अब बदल गए हैं, कानून चेंज हो गए हैं। ये सब आपके लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स है, इनके अंतर्गत आपका जो लाइसेंस है वो भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आपातकालीन कालीन यानों को अवैध रूप से गुजरने देने में असफलता, एम्बुलेंस अगर देखिए अगर आप उसको नहीं जाने दे रहे हैं तो उसके लिए अच्छा तगड़ा फाइन कराया उन्होंने, 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए के जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा। हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्न और ध्वनि मंदिर क्षेत्र जहां पर आपको हॉर्न नहीं बजाना, फिर भी हॉर्न तेजी से बजा के निकल रहे हैं, 194D में हमें मिलता है। बीमा ना किए गए यान को चलाना 196 में हमें मिलता है। 196 आपकी गाड़ी का अगर बीमा नहीं है तो उसमें आपको 2,000 रुपए तक का जुर्माना मिलता है, देना पड़ेगा। 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है, या 2,000 रुपए तक का जुर्माना है। पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो 3 महीने तक का हो सकेगा, और 4,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ये ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए 196। इसके बाद देखिए आपका 198 यान में अनधिकृत हस्तक्षेप पता होना चाहिए। अपनी गाड़ी अगर रखी, कोई भी उसमें अगर एंटर हो रहा है तो सेक्शन 198 के अधीन दोषी माना जाता है। इसके बाद 198A लास्ट, फिर मैं कंक्लूजन करूंगा इसका। 199A किशोर द्वारा अपराध, जहां कोई इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है, किशोर द्वारा, जुमेनाइल के द्वारा किया गया है, वहां ऐसे किशोर का संरक्षण या मोटर यान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा। अब आप समझ लीजिए, छोटे बच्चे को अगर अपन ने गाड़ी दे दी है, उससे अगर कोई दिक्कत होगी तो दोषी अपन ही समझे जाएंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सबसेक्शन 1। इसके बाद आता है 2। सबसेक्शन 1 के अधीन शास्ति के अतिरिक्त ऐसा संरक्षक या स्वामी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 25,000 रुपए तक का हो सकेगा। और तो सजा कितनी मिलेगी? बच्चे को गाड़ी मत दीजिए, ध्यान रखिए। अगर आपने गाड़ी दी और उससे कोई हो गई दुर्घटना या जो भी कुछ होता है, दोषी अपन ही माने जाएंगे, और उसके लिए 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकेगी। सबसेक्शन 1 और 2 के अधीन ऐसे संरक्षक के स्वामी को लागू नहीं होंगे यदि अपराध करने वाले किशोर को के अधीन लर्निंग लाइसेंस या चालन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी। क्या बात है, कितना अच्छा पॉइंट है। देखिए सबसेक्शन 3 वाला, जहां पर अगर ऐसा जुर्माना है जिसको लर्निंग लाइसेंस दिया गया तो लायबल नहीं होंगे, फिर लाइसेंस नहीं होंगे। और ऐसा मोटर प्रचालित करने से किशोर चलाने के अनुज्ञप्त किया गया था, लेकिन वो किशोर कौन सा होना चाहिए? वो लर्निंग लाइसेंस वाला, कोई 16 वर्ष की एज वाला, चलिए उससे ऊपर वाला। इसके बाद आती है, जहां इस धारा के दिन कोई किसी किशोर द्वारा किया गया किए जाने की अवधि के लिए रद्द किया जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। 1 साल के लिए उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका वो रद्द किया जाएगा। सबसेक्शन 4 में हमें ये मिलता है। चलिए, ये सेक्शन 199 हुआ। इसके लास्ट सेक्शन 201 भी अपन देख सकते हैं, यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति। ठीक है, उसमें अवरोध डाल रहे हैं तो उसमें पेनल्टी यहाँ पे लगेगी। सेक्शन 201 हमें 500 रुपए तक की पेनल्टी के बारे में बताया गया। और भी कुछ सेक्शन है इसमें, लेकिन देखिए मैंने काफी स्पीडली बताया, बुलेट ट्रेन की तरह। आधा मतलब 45 मिनट में इससे ज्यादा संभव हो नहीं पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि जितना जितना इंपॉर्टेंट इसमें था मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया। कुछ केस लो, अगर एक केस लो जिसमें मैंने आपको बताया था सरला वर्मा वाला, कंपनसेशन के लिए, तो वहां पर देखिए वहां पर हमें एक चीज, सरला वर्मा वाले से पहले हम सरला वर्मा से पहले लता बाबरा वाला केस अगर देखें तो उसमें यह बताया गया था कि गृह स्वामिनी या हाउस वाइफ जो है वो भी उसकी सेवाओं को अपन देखें अगर, तो नहीं कह सकते कि वो तो गृह स्वामिनी थी जिसकी डेथ हुई है, वो कुछ कमाती तो थी ही नहीं, है ना, तो फिर आप उसके लिए यहाँ पर उतर चाहिए। तो उन्होंने कोर्ट ने डिसाइड किया था लता बाबरा वाले केस में, लता वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में, कि देखिए उसके मामले में को 20,000 रुपए प्रतिवर्ष तक का उसका माना जाएगा। महीने में देखिए तो 3,000 रुपए तक की प्रतिमा उसकी आय मानी जाएगी अगर वह हाउस वाइफ है। तो ये नहीं कह सकते कि वो कुछ करती ही नहीं थी, है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड और कुछ केस अगर हम देखें तो कुछ केस हमें मिलते हैं। देखिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रेम भाई पटेल। इसमें देखिए क्या था, कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ आवेदन लगाए जाते हैं कंपनसेशन के लिए, तो इसको नोट कर सकते हैं अपन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रेम भाई पटेल। इसमें यह बताया गया था कि धारा 4 कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के तहत जो आवेदन लगाया जाता है
उसमें उपेक्षा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहती, नेग्लिजेंस, उसमें आवश्यकता नहीं रहती उपेक्षा प्रमाणित करने की, लेकिन धारा 166 के अंतर्गत उपेक्षा प्रमाणित करना होती है। ये दोनों में अंतर बताया गया है। कौन से केस में? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रेमबाई पटेल। चलिए इसके बाद कुछ एक आध दो केस और जो जरूरी है तो वो देखिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्वर्ण सिंह। यदि दुर्घटना के समय वाहन ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाना प्रमाणित होता है जिसके पास शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति हो, लर्नर्स लाइसेंस हो, भी बीमा कंपनी करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लर्नर लाइसेंस वाला है, बच्चा से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमा कंपनी मना कर रही है अगर, तो उसको एक केस लो बता दीजिए, फिर देना पड़ेगा उन्हें कंपनसेशन। यह है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्वर्ण सिंह। इसके बाद देखिए एक केस और था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस भगवानी। इस केस में ये बताया गया था कि जो लर्नर लाइसेंस दिया जाता है वो भी एक वैलिड लाइसेंस ही होता है। ये नहीं है कि आप उसको बोलो कि मतलब लर्निंग लाइसेंस है भैया, हम पेनल्टी हम कंपनसेशन नहीं पे करेंगे। तो ये भगवानी वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक केस आपको और मिलता है जहां पर यदि दुर्घटना के समय वाहन अवयस्क द्वारा चलाया जाना प्रमाणित होता है कि भैया माइनर बच्चा चल रहा था वाहन, बीमा कंपनी के दायित्व से मुक्त हो जाती है। वाहन स्वामी ने बीमा पॉलिसी की शर्तों को जानबूझकर उल्लंघन किया या नहीं, यह प्रश्न धारा 4 एवं 5 के प्रकाश में असंगत होता है। इस संबंध में मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस राकेश कुमार अरोड़ा AIR वाला केस अवलोकनीय, अच्छा केस है ये वाला भी। इसके बाद बता रहे जहां किसी अगस्त दर्ज किसी बिना चालन जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है कि लापरवाही चला जाना प्रमाणित होता है, वहां वाहन स्वामी प्रत्यक्ष के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है, या उसका दायित्व है कि यह सुनिश्चित करे कि उसके वाहन का दुरुपयोग न हो। ऐसे मामले में बीमा कंपनी को पहले तृतीय पक्ष को प्रतिकर अदा करने और फिर उस मालिक से वसूल करने के निर्देश दिए गए। बात है, इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट केस आप नोट कर सकते हैं जो एडवोकेट है आप में से। ये केस है देखिए, जवाहर सिंह वर्सेस बाला जैन, 2011 का लीडिंग केस है। जवाहर सिंह वर्सेस बाला जैन। इसमें देखिए बताया गया था कि बच्चा गाड़ी चला रहा था, ठीक है, गलती उससे हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, कंपनसेशन पे करना है, मालिक जो है उसका वो लायबल होगा, लेकिन हाल फिलहाल अभी पीड़ित को पैसे कौन दे? तो हाल फिलहाल पैसा तो देगी बीमा कंपनी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवयस्क से अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कंपनसेशन के लिए क्लेम लगा है, लायबल होगा वाहन स्वामी, ध्यान रखिए, लायबल होगा वाहन स्वामी, क्योंकि बीमा का शर्तों का उल्लंघन तो हुआ है, क्योंकि वो बच्चा गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये इस केस में जवाहर सिंह वाला जो लीडिंग केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि वाहन स्वामी को ही पे करना है, लेकिन प्राइमा फेसी पेमेंट बीमा कंपनी को ही करना पड़ेगा, और उसके बाद वाहन स्वामी से पैसे वसूल कर सकते हैं। तो ये चीज प्योर फायदेमंद है, जवाहर सिंह वाला केस। इसके बाद देखिए आप एक केस और देख सकते हैं इसी से रिलेटेड, वही के वही 2014 में भी उसको रिपीट किया गया। अगर आपको जवाहर सिंह की रूलिंग नहीं मिल रही तो आप बाने सिंह वर्सेस भरत सिंह की रूलिंग भी पेश कर सकते हैं। बाने सिंह वर्सेस भरत सिंह। इसके बाद देखिए और एक केस, दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास हल्के मोटरयान, मतलब उसके पास LMV का लाइसेंस था, ठीक है ना, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस था, और आप टैक्सी के रूप में गाड़ी चला रहे थे, ये बीमा की शर्तों का उल्लंघन तो है, बीमा की शर्तों का उल्लंघन तो है ही कि आप उसको टैक्सी के रूप में चला रहे थे, तो चालक व्यवसायिक वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी। बीमा कंपनी यह बचाव ले सकती है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस कुसुम राय वाला मामला जो है वो लीडिंग केस है इस मामले में। इसके बाद देखिए आप एक दो के केस लॉस तो देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अगर इसमें हम देखें अगर, तो कभी इसमें टक्कर मारने वाले से प्रॉब्लम देखिए, ये भी
बहुत सारे केस मिलेंगे अपने लिए इसमें। सरला वर्मा वाला जो मैंने आपको बताया था एक बार कि उसके बिना मोटर व्हीकल एक्ट अधूरा है। सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2009 का ये केस था, लीडिंग केस था। इसमें उन्होंने गाइडलाइंस दिया था कुछ कि आप प्रतिकर का निर्धारण कैसे करें। सरला वर्मा वाले केस को ही उन्होंने रेशमा कुमारी वाले केस में ही उसको इस तरह से गाइडलाइन जारी की थी। रेशमा कुमारी वर्सेस मदन मोहन, ये भी काफी लीडिंग केस है, इसको भी नोट कर सकते हैं अपन सब। रेशमा कुमारी वर्सेस मदन मोहन 2013 का लीडिंग केस है ये। इसमें भी 3 न्यायमूर्ति गण की पीठ ने अप्रूव किया था। न्याय निष्ठा सर्विस प्रमाण के अनुसार आवेदक को मृत्यु प्रकरणों में मूल रूप से 3 तथ्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। क्या मृत्यु की उम्र कितनी थी, मृत्यु थी, और अवसरों की संख्या कितनी है। ये चीज, ये सारा, ये जो 2 लीडिंग केसेस हैं, ये इनके बिना ये मोटर व्हीकल है अधूरा है। चलिए, इसके दौरान मैं समाप्ति की ओर अग्रसर हूंगा। आप सभी से मुझसे कुछ गलती अगर हो गई हो, कुछ ना बता पाया हूं, तो आप समय का अभाव समझिए, मेरे ज्ञान का अभाव समझिए, पर इतना जरूर है मैंने काफी कोशिश की है आपको इसमें बताने की। 1 घंटे में मोटर व्हीकल एक्ट इतना, मेरे हिसाब से ये कहीं कुछ छूट रहा हो तो इसमें आप मुझे मार्गदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत चौबे जी एंड अलंकार। बहुत बहुत दिगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वास्तव में गागर में सागर भरा है। इतने अच्छे से आपने मोटर व्हीकल एक्ट को और खास करके 199 के प्रोविजन जो केस लॉज बताए हैं, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी समय मिले तो या तो उनके नाम लिख के भेज दीजिए, या अगर आपके पास केस लॉज का पीडीएफ हो तो भेज दीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो काफी बेनिफिट होगा। तो अब ये सत्र ओपन सत्र रहेगा। हम 2-4 प्रश्न ही लेंगे क्योंकि अलंकार सर की स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, दिगंबर सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से आज जुड़े हैं। तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं, शॉर्ट में सिर्फ प्रश्न ही पूछे, कोई इंट्रोडक्शन कोई कुछ नहीं दे, तो हम अधिकतर कर पाएंगे। लक्ष्मण सर, आपने हैंड रेज किया था, अपनी बात रखें। लक्ष्मण सर। IT टीम अनम्यूट प्लीज। Everyone is unmuted. ओके। नवीन सर अपना प्रश्न रख लें अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो। नवीन सर। ओके, नवीन सर। धन्यवाद दिगेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। बस मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जो आपने शायद मिस कर दी। जो आपने 6 मंथ का लिमिटेशन पीरियड बनाया था, उसमें एक जजमेंट थी केरला हाई कोर्ट की, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो सेटिसाइड हो गया, वो इनलार्ज कर दिया पीरियड 6 मंथ जो था। ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, बस यही ऐड करिए। चलिए ठीक है सर, ये मुझसे मिस हो गया, बिल्कुल अच्छा ही है, बता दिया आपने सर। उसको अभी रिसेंटली सेटिसाइड करा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मुझसे मिस हो गया। वो जजमेंट का नाम भी अगर केरला वाली है तो वो थी इन दी